हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में मैं आज बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस वीडियो में मैं पूरा अच्छा तरीका से समझा करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा और इससे बाहर का कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये चैप्टर 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि इसके आगे के चैप्टर के नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड हो सके और आप लोग अच्छे से एग्जाम का तैयारी कर पाएँ। और इससे पहले वाला चैप्टर का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, वहां से जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आज इस अध्याय में प्रकाश के बारे में समझाता हूँ कि प्रकाश आखिर होता क्या है और किस प्रकार से वर्क करता है। प्रकाश के कारण हमारे दैनिक जीवन में कितने सारे सुविधाएं और क्या क्या हम कर पाते हैं। तो हमारा पहला है प्रकाश। तो प्रकाश के कारण ही हम संसार के चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। तो हमारे संसार में रंग बिरंगी बहुत सारे वस्तुएं हैं, अनेकों प्रकार की, लाखों करोड़ों प्रकार की वस्तुएं हैं जिसको हम प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। जिस स्थान पर प्रकाश न हो हम वहां की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। कहने का मतलब है स्टूडेंट कि अगर कोई भी अंधेरा कमरा है और वहां पे प्रकाश नहीं है तो हम वस्तुओं को देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रकाश उपस्थित ही नहीं है। हम किसी भी वस्तु को प्रकाश की वजह से ही देख पाते हैं। प्रकाश रहेगा तभी हम किसी भी वस्तु को देख पाएंगे। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं कि प्रकाश ही वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। प्रकाश ही वो चीज है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है, देखने योग्य बनाती है। हमने नोट में कुछ लिखा है कि प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जिस वस्तु को हमको देखना होता है उस वस्तु से कहीं ना कहीं प्रकाश जो है टकरा करके हमारे आंखों तक पहुंच रही होती है, तभी हम उस वस्तु को देख रहे होते हैं या देख पाते हैं। उसके आगे हमारा है वस्तु दो प्रकार की होती है। तो हमारे संसार में जितने भी वस्तु हैं वो दो प्रकार की वस्तु होती है। पहला होता है प्रदीप्त वस्तु और दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं स्टूडेंट? ऐसा वस्तु जो अपने अंदर से क्या करती है? प्रकाश निकलती है। कहने का मतलब है कि वो अपने अंदर से प्रकाश का उत्सर्जन करती है। ऐसी वस्तुओं को हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उदाहरण के लिए तारा, स्टार्स, ठीक है, सूरज, सन, विद्युत बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, ये सारे क्या हैं? प्रदीप्त वस्तु हैं। ये अपने शरीर से या अपने अंदर से प्रकाश का उत्सर्जन करती है। उसके बाद हमारा है अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु हमने समझ लिया, तो उसका जस्ट उल्टा होता है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु हमारा लकड़ी, ठीक है, मेज, कलम, जितने भी तारे, जितने भी सारे धातु के बने वस्तुएं हैं, लकड़ी की बनी वस्तुएं, सारे अप्रदीप्त वस्तु होती है। अब हम समझ लेते हैं कि प्रकाश की किरण किसको कहते हैं। प्रकाश की किरण क्या होता है? तो प्रकाश की किरण, प्रकाश एक सरल रेखीय पथ की ओर गमन करता है। तो जितने भी प्रकाश होते हैं इस संसार में, जो प्रकाश है, चाहे वो सूर्य को हो, चाहे वह स्टार्स का हो, चाहे वह विद्युत बल्ब का हो, किसी भी प्रकाश होता है, किसी भी प्रकार का प्रकाश होता है, वह एक सरल रेखा में गमन करता है, वह एक सीधी रेखा में गमन करता है। और उसके बीच में अगर कोई भी वस्तु आता है तो वहां से वह मुड़ जाता है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट कि प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर गमन करता है जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण एक सरल रेखा में गमन करता है। जब तक वह उसी रेखा में चलते रहेगा जब तक कि बीच में कोई भी रुकावट ना आए। तो इस प्रकार से अगर हमारे बीच में, प्रकाश के बीच में रुकावट आ जाती है तो यह यहाँ से क्या होता है? डाइवर्स हो जाता है और इस रेखा में जाने लगता है। इस ओर जाने लगेगा, तब तक इस ओर जाते रहेगा जब तक कि कोई और भी यहाँ पे रोकने वाला ना हो। तो मान के चलिए एक और यहाँ पे कोई वस्तु आ गया तो इसका
इसका जो डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगा, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में फिर से मुड़ सकता है। लेकिन प्रकाश की किरण क्या है, हमेशा एक सीधी रेखा में ही गमन करते रहेगा जब तक कि उसके बीच में कोई भी रुकावट पैदा ना हो। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रकाश की किरण के बारे में। यह एक सरल रेखीय पथ में ही गमन करता है। अब हम आगे पढ़ते हैं प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन क्या कहलाता है, जब प्रकाश किसी सरल रेखा में गमन कर रहा हो तो पथ में कोई भी पारदर्शी वस्तु तो अत्यंत छोटी आ जाए तो प्रकाश की किरणें किनारों पर मुड़ जाती है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। मान के चलिए एक प्रकाश है, इस प्रकार से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इसके बीच में एक इस प्रकार से क्या आ गया, एक छोटा सा वस्तु आ गया। अब ये क्या होता है, जैसे ही इसके यहाँ पर टकराया, यहाँ टकराने के बाद ये क्या होता है, इस डायरेक्शन में चला गया। तो इस डायरेक्शन में चला गया, इसका मतलब ये होता है कि किनारों से मुड़ गया, इसका विवर्तन हो गया, डायरेक्शन में चेंजिंग आ गया। इसी को बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर का, प्रकाश का परावर्तन। और इस वीडियो में मैं पूरी अच्छे तरीके से प्रकाश का परावर्तन ही पढ़ाऊंगा। अपवर्तन को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। परावर्तन बहुत ही ज़्यादा लंबा टॉपिक है, जिसको आप अच्छे से समझेंगे नहीं, और अपवर्तन दोनों एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप इस यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराकर वापस आती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब है कि प्रकाश की किरण जब किसी डायरेक्शन में चल रही है तो चलते चलते किसी भी परावर्तक सतह मतलब होता है वो पारदर्शी नहीं होना चाहिए। पारदर्शी होगा तो उसका विवर्तन होता है, पारदर्शी होने के बाद उसका जो डायरेक्शन में चेंजिंग होता है उसको विवर्तन कहते हैं। लेकिन परावर्तन किसको कहते हैं, वो पारदर्शी नहीं होना चाहिए। जैसे समतल दर्पण, जैसे उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण, जब भी परावर्तक सतह से टकराती है तो परावर्तक सतह से कैसे टकराएगी, चलिए मैं एक डायग्राम के द्वारा यहाँ पे समझाया हूँ। तो ये क्या है, जब भी एक सूर्य का प्रकाश जो है इस प्रकार से आ रही है और समतल दर्पण के किसी भी एक सतह से यहाँ पे एक बिंदु से टकरा करके वापस इस ओर डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं जिसको आप लोग जान लीजिए। तो प्रकाश के परावर्तन के क्या क्या नियम होते हैं, पहला होता है आपतन कोण, जिसको हम लोग कोण आई से डिनोट करते हैं, और परावर्तन कोण जिसको हम लोग कोण आर से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा कोण आई और ये कोण आर, कोण आई और कोण आर हमेशा दोनों बराबर होता है, सदैव बराबर होता है। आप लोगों को मैं डायग्राम में बता देता हूँ कि इस प्रकार से सूर्य का किरण आ रहा है, सूर्य का किरण आने के बाद जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है, तो परावर्तन होने के बाद जो अभिलंब बनेगा, अभिलंब जो होता है वो परावर्तक सतह के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। कहने का मतलब है कि परावर्तक सतह ये है स्टूडेंट, तो इसके लंबवत 90 डिग्री में ये हमारा जो होता है उसी को अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब के ई साइड वाला कोण और ई साइड वाला कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण होगा उसको हम अपवर्तन कोण कहेंगे, और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण होगा उसको परावर्तन किरण कहेंगे या परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, तो आपतित कोण और परावर्तित कोण हमेशा बराबर होता है। मेरा दूसरा पॉइंट है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में और एक ही बिंदु पर उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर उपस्थित होता है, एक ही सतह पर उपस्थित होता है। ये प्रकाश का परावर्तन के कुछ नियम थे। तो ये हमारा क्वेश्चन में पूछता है, बार बार पूछता है, आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके नियमों के बारे में उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आप लोग इसको नोट्स भी अपने कॉपी में अच्छे से कर लीजिएगा।
मैं अब आगे बताता हूं। हमारा अगला टॉपिक है दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दर्पण होता है पहला हमारा समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, ठीक है स्टूडेंट। तो गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, जिसका एक साइड, ठीक है, देखिए समतल दर्पण का मतलब होता है कि इस प्रकार से एक समतल है और एक भाग इसका रंगीन है, इसको बोलते हैं समतल। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, गोल होना, मतलब कि इसका भाग जो है धंसा होता है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, इस प्रकार से होता है और धंसा हुआ भाग की ओर इस प्रकार से हमारा रंगीन होता है। और अवतल दर्पण में क्या होता है कि इस प्रकार से होता है और उभरा हुआ भाग की तरफ में इस प्रकार से रंगीन भाग होता है। तो ये हमारा अवतल दर्पण हुआ और ये हमारा उत्तल दर्पण हुआ। तो उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, जिसका गड्ढा वाला भाग या धंसा हुआ भाग रंगीन हो, और अवतल दर्पण किसको कहते हैं, जिसका उभरा हुआ भाग रंगीन हो। इस प्रकार से ये दोनों के दोनों हमारे गोलीय दर्पण आते हैं। तो समतल दर्पण के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। पहला हमारा समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण, समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। तो समतल दर्पण का परावर्तक सतह जो है हमेशा समतल होता है। और समतल दर्पण के प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। तो सदैव क्या होता है, आभासी तथा सीधा। सीधा कहने का मतलब है कि आप जब भी समतल दर्पण के सामने खड़े होंगे या अपने घर में यूज करते होंगे समतल दर्पण, तो उसके सामने जब भी आप खड़े होंगे तो क्या होगा, आपका सिर ऊपर दिखेगा और आपका पैर सदैव नीचे ही दिखेगा। मतलब कि आपका उल्टा डायरेक्शन में नहीं दिखेगा, आप हमेशा सीधा ही दिखेंगे। दर्पण के सामने जब भी जाएंगे आप सीधा ही दिखेंगे। लेकिन अगर आप तालाब वगैरह के किनारे जाते होंगे, तालाब के किनारे देखते होंगे कि आपका जो सिर है वो नीचे की ओर दिखता होगा, पैर जल की ऊपरी सतह की ओर दिखता होगा। तो ये क्या है, समतल दर्पण वो नहीं है। लेकिन समतल दर्पण जो होता है उसमें सीधा हमेशा दिखता है। अब हमारा प्रतिबिंब का साइज, जो प्रतिबिंब का साइज है, ऊंचाई है, वस्तु के साइज के बराबर होता है। तो वस्तु जितना ऊंचाई का होगा, अगर वस्तु हमारा 5 फीट का है तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब भी हमेशा 5 फीट का दिखाई देगा। देखिए 5 फीट है ऊंचाई, तो प्रतिबिंब जो दर्पण में बनेगा वो भी हमारा 5 फीट का ही बनेगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हमारा है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखा होता है। तो आप जितना दूर दर्पण से चलते जाएंगे उतना ही दूर आपका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे चलते जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कहने का मतलब है कि ये क्या है, दर्पण है। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे कोई भी एक वस्तु खड़ा है, तो जितना दूरी पर यहाँ पे खड़ा रहेगा उतना ही दूरी पर इधर भी हमको शो होगा कि इतना ही दूरी पर उधर भी वस्तु खड़ा है। अब प्रतिबिंब पार्श्व प्रतीत होता है। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतीत होता है, इसका मतलब होता है, पार्श्व का मतलब आप समझ लीजिए कि बायां वाला अंग जो है वो दाहिना दिखेगा और दाहिना वाला अंग हमेशा बायां दिखेगा। पार्श्व मतलब उल्टा प्रतीत होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बायां भाग दायां एवं दायां भाग बायां प्रतीत होता है। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण में हमारा 4 पॉइंट है और चारों पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में पूछेगा तो जब भी पूछेगा आप इस 4 पॉइंट को ही लिखिएगा, इससे ज्यादा लिखने का प्रयास नहीं कीजिएगा, ना इससे कम लिखिएगा। आपको फुल मार्क्स इतना ही में मिलेंगे, ज्यादा लिखने से कोई भी फायदा नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा हमारा है गोलीय दर्पण। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, गोलीय दर्पण। तो चलिए मैं गोलीय दर्पण को पढ़ाता हूँ। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो चलिए मैं अवतल दर्पण के बारे में बताता हूँ। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैंने अभी पहले ही बताया। और उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, उभरा हुआ हो।
उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए मैं दोनों का अलग अलग डायग्राम बताया हूं। तो डायग्राम में देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण है जिसका उभरा हुआ भाग क्या है, पेंट है या कलरफुल है, ये हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, जो धंसा हुआ भाग है वो पॉइंट है, तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब आगे मैं कुछ और पॉइंट को भी कवर किया हूं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को P से निरूपित करते हैं। तो देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में ये हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ, जहां से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग P या ध्रुव के नाम से जानते हैं, जिसको P से निरूपित करते हैं। अगला हमारा है गोलीय दर्पण का केंद्र, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है, गोलीय दर्पण को हम इस प्रकार से पूरा हम गोल करते हैं, इस प्रकार से गोल। तो गोल करेंगे तो एक यहाँ पे जहां से हम प्रकाश बैठा करके गोल करेंगे, तो ये जो हमारा बिंदु आएगा जहां से हम गोल करते हैं उसको हम क्या करते हैं, C कहते हैं। C, उसको C से निरूपित करते हैं और उसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र, इस प्रकार से इसको हम यहाँ से गोल करेंगे तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे हो जाएगा और अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र इधर हो जाएगा। नोट, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है तथा उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। जो उत्तल दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण का जो पीछे वाला भाग है, देखिए उत्तल दर्पण का पेंटिंग वाला भाग होता है पीछे वाला, तो पीछे वाला भाग की ओर हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। और अवतल दर्पण में पेंटिंग वाला के आगे वाला ही भाग, जिस तरफ से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है उसी ओर वक्रता केंद्र स्थित होता है। ये हमारा नोट में है, याद रखने वाला। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को PC की दूरी भी कहते हैं। एक वृत्त जब भी होता है, जहां से हम चाप काटते हैं वहां से किसी भी परिधि का एक बिंदु के दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है स्टूडेंट कि वक्रता त्रिज्या किसी भी लेंस का किसको कहते हैं, किसी भी लेंस का वक्रता त्रिज्या हमारा होता है वक्रता केंद्र और P हमारा क्या है, ध्रुव। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी किसको कहेंगे, तो फोकस दूरी जो हमारा, ये हमारा केंद्र है, ठीक है स्टूडेंट, और ये हमारा P, ये हमारा P क्या है, ध्रुव है, और ये हमारा केंद्र C है। तो C और P के बीच में, जहां पे बीच में आएगा, ठीक है, इन दोनों को हम 2 से भागा दे देंगे। इसका सूत्र भी हम आगे बताएंगे कि F = R/2 होता है। ये हमारा सूत्र होता है। मतलब जितना भी वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र हम वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या हमारा R है, और R को जब हम 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा F प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से C और P के बीच में जो जहां पे 2 से भाग देने के बाद आएगा उसी को हम फोकस दूरी कहते हैं और इसी को हम F के द्वारा निरूपित करते हैं। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा है वक्रता त्रिज्या R गोलीय दर्पण के फोकस दूरी के दुगुनी होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यही चीज हमने अभी यहाँ पे बताया हूँ। इसको जब हम यहाँ पे गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 2F हो जाएगा। तो R = 2F, ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से आगे हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो किस दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, उसका साइज, उसका प्रकृति क्या होता है, किस बिंदु पे स्थित होगा, सारा कुछ मैं आगे पढ़ता हूँ। देखिए, ये हमारा एक चार्ट है। इस चार्ट को आप लोग स्क्रीनशॉट पहले मार लीजिए। तो इसी चार्ट के आधार पर आपका जितने भी प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण का है। ठीक है स्टूडेंट, अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे इसी चार्ट के आधार पर बनेंगे। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए मैं अब आगे एक एक करके बताता हूं। तो पहला हमारा है
कि बीम की स्थिति अगर अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा, जहां पे एफ रहेगा वहां पे बनेगा। और इसका साइज जो है वो प्रतिबिंब का साइज कितना होगा, तो प्रतिबिंब का साइज एक बिंदु के आकार का होगा, अत्यधिक छोटा होगा। और इसका प्रकृति क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा। उसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक तो होगा लेकिन उल्टा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए पहला हमारा है, तो देखिए स्टूडेंट ये हमारा पहला है। तो पहला, जब भी किसी भी वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे, अनंत पर हमारा वस्तु है, जब भी यहां से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, और अवतल दर्पण में बात हम कर रहे हैं, अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में जैसे ही लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो जो भी बिंदु बनेगा, जो भी प्रतिबिंब बनेगा, वो फोकस दूर से हो करके इस प्रकार से रिफ्लेक्शन दिखाएगा। और वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। तो अभिलंब जब भी हम खींचते हैं तो जो इधर वाला है परावर्तित किरण कौन है, अपवर्तित किरण कौन है, ये, इसको हम आई से डिनोट करेंगे, और इधर वाला को हम आर से डिनोट करेंगे। तो आई और आर हमेशा बराबर होता है। इस प्रकार से एफ से होकर के ये हमारा प्रतिबिंब बनाएगा। तो जो प्रतिबिंब यहाँ पे जो बनेगा वो अत्यंत छोटा डॉट के बराबर बनेगा, जो अत्यंत ही छोटा रहेगा, वह दिखाई भी नहीं देगा। और इसका प्रकृति क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा। अब हमारा दूसरा है सी से परे। सी से परे मतलब सी के पहले रहेगा। अगर प्रतिबिंब सी से वक्रता केंद्र से पहले रखा हुआ रहेगा तो इस प्रकार से हमारा क्या है, सी से पहले हमारा एक ऑब्जेक्ट ए और बी इस प्रकार से रखा हुआ है, जिसका सिर ऊपर है और पैर नीचे है। अब यहां से जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट का रिफ्लेक्शन होने के बाद में ये एफ से, ठीक है, फोकस दूरी से होकर के इस प्रकार से गुजरेगा। और सी हमारा क्या हो जाएगा, सी इस प्रकार से वक्रता केंद्र से अभिलंब खींचेंगे तो ये हमारा आई हो जाएगा और ये हमारा आर हो जाएगा। तो जो प्रतिबिंब बनेगा, देखिए प्रतिबिंब जो बनेगा, यहाँ पे सी है और सी और एफ के बीच में जहां पे यहाँ पे मिलन हो रहा है, तो यहाँ से बनेगा, और ए हमारा नीचे हो जाएगा, बी हमारा ऊपर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है वास्तविक तो बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। उसके बाद हमारा तीसरा है स्टूडेंट, हमारा तीसरा है सी पर। सी मतलब वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर रहेगा तो कैसा बनेगा, तो वक्रता केंद्र हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, सी है। तो सी पर जब भी हम किसी वस्तु को हम ए और बी इस प्रकार से रखते हैं, और वो जब भी अवतल दर्पण में रिफ्लेक्शन दिखाएगा तो इस प्रकार से एफ से होकर के रिफ्लेक्ट होगा। और ये हमारा सी है, यहाँ से के यहाँ पे अभिलंब खिंचाएगा। तो अभिलंब बनने के बाद ये हमारा आई और ये हमारा आर, जो कि दोनों बराबर होता है। अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। और दोनों के रिफ्लेक्शन के बाद जो यहाँ पे, जहाँ पे दोनों का कोण इस प्रकार से, देखिए यहाँ से आया रिफ्लेक्शन और यहाँ से आया रिफ्लेक्शन, तो दोनों बिंदु कहाँ पे मिले, यहाँ पे मिले। तो ए और बी जो बनेगा ये जस्ट वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। इसका ए डैश नीचे है, बी डैश ऊपर है, तो इस प्रकार से बनेगा। तो प्रतिबिंब क्या होगा स्टूडेंट, तो प्रतिबिंब छोटा होगा, जितना ए बी का ऊंचाई होगा उससे प्रतिबिंब छोटा बनेगा। उसके बाद हमारा चौथा है, चौथा देखिए, चौथा में लिखा हुआ है सी तथा एफ के बीच। सी हमारा वक्रता केंद्र है और एफ हमारा फोकस है। यहाँ पे हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है, यहाँ पे क्या है, फोकस है। इसके बीच में कहीं पे भी वस्तु रखा रहेगा तो इस प्रकार से रखा रहेगा। तो यहाँ पे जब भी रिफ्लेक्शन आएगा तो एफ से होकर के फिर से गुजरेगा, और एफ से होकर के गुजरेगा तो इसका सी तो हमारा क्या है, इसका सी जो है वो ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं है। तो ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं है तो ये क्या होगा, इसके बाहर से, ऑब्जेक्ट के बाहर से इस प्रकार से एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे जो कि यहाँ पर जाकर के मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इसको, इस फोटो को अच्छा से बना लीजिएगा अपने कॉपी में। और जो ए और बी जो बनेगा वो क्या होगा, जितना ए और बी का साइज होगा उतना ही ए डैश और बी डैश का साइज होगा, लेकिन वास्तविक और उल्टा बनेगा। उसके बाद हमारा अगला है पांचवा में है फोकस दूरी पर। तो फोकस दूरी पर रखेंगे तो किस प्रकार से बनेगा, देखिए फोकस दूरी पर, तो फोकस दूरी पर रखेंगे
तो फोकस दूरी पर रखने पर बनेगा अनंत पर बनेगा, और साइज उसका बहुत बड़ा होगा और वास्तविक और उल्टा होगा। इस प्रकार से तो हमने क्या किया कि उसी ऑब्जेक्ट को एफ पर कर दिया, तो एफ भी हमारा इस प्रकार से ऑब्जेक्ट है। ये क्या किया, रिफ्लेक्शन दिखाया और एफ से होकर के यहाँ पे बना। अब क्या हुआ, इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे है, तो वक्रता केंद्र से हम इस प्रकार से काल्पनिक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो काल्पनिक रेखा खींचेंगे तो ये अनंत पर, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा कोई भी पता नहीं है, इसका स्थिति नहीं पता चलेगा, या प्रतिबिंब का शायद हम लोग नहीं देख सकते हैं। लेकिन क्या होगा, प्रतिबिंब जितना भी रहेगा उससे बड़ा बनेगा। ठीक है, उससे बड़ा बनेगा। उसके बाद हमारा छठा है P तथा F के बीच। तो P हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे F, तो P तथा F के बीच में हम AB को रखते हैं, और इसी प्रकार से F से होकर के लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, और इसको हम C से वक्रता केंद्र, इस प्रकार से वक्रता केंद्र से डॉटेड लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा, और वह प्रतिबिंब के साइज से बड़ा बनेगा। देखिए ए बी इतना है और ए बी इतना है, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, उसका जिस प्रकार से पहले था उसी प्रकार से बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे बी लिखेंगे और यहाँ पे ए लिखेंगे, तो इस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। तो सारे चीजों को आप एक बार में इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, एक स्क्रीनशॉट आप यहां से ले लीजिए और एक स्क्रीनशॉट आप यहां से ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आगे बताता हूं अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग फर्स्ट में होता है टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीप में, हेडलाइट में उपयोग होता है। शेविंग दर्पण, जहां पे नाई जो है दर्पण का उपयोग करता है दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए, बाल काटने के लिए, तो वहां पे नाई के द्वारा शेविंग दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे चेहरा क्या है, बड़ा बड़ा दिखता है, चेहरा का साइज बड़ा दिखता है, छोटा नहीं दिखता है। उसके बाद दंत विशेषज्ञ, दांत के जो डॉक्टर होते हैं उसके द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है मरीजों के दांतों को बड़ा देखने के लिए, मरीजों के दांतों के अंदर में कीड़े को, छोटे छोटे कीड़ों को देखने के लिए। ठीक है, और उसके बाद है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। तो बहुत ही अधिक मात्रा में सूर्य से हमें क्या होता है, सौर ऊर्जा प्राप्त होता है। तो सौर भट्टियों में क्या किया जाता है कि सूर्य के प्रकाश को एकत्रित एक बिंदु पे किया जाता है, तो यह अवतल दर्पण की सहायता से ही किया जाता है। अब हमारा अगला पॉइंट है स्टूडेंट, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण में दो ही स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, एक होता है अनंत पर और एक होता है अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच। ठीक है, जब भी अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति एफ, फोकस पर होगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और साइज इसका अत्यधिक छोटा जो डॉट के बराबर होगा, और प्रकृति हमेशा आभासी तथा सीधा होगा। अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच बनेगा तो प्रतिबिंब की स्थिति P तथा F के बीच होगा, और साइज हमेशा छोटा होगा, और प्रकृति हमेशा आभासी तथा सीधा होगा, इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मैं इसको डायग्राम के द्वारा भी बता देता हूँ। तो ये हमारा उत्तल दर्पण है जिसका धंसा हुआ भाग रंगीन होता है। तो ये क्या है, अनंत पर एक प्रतिबिंब रखा हुआ है। तो प्रतिबिंब से जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, प्रतिबिंब से होकर के, तो जब भी दर्पण में जाएगा, दर्पण में जाने के बाद इस प्रकार से उत्तल दर्पण के हमेशा पीछे बनता है। आप लोगों को मैं पहले ही बताया कि उत्तल दर्पण में दर्पण के आगे बनता है प्रतिबिंब, और उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बनता है। तो पीछे बनेगा तो इस प्रकार से एफ से होकर के जाकर के गुजरेगा, क्योंकि इसका एफ और सी इधर होता है। तो एफ और सी इधर होता है, तो एफ से जाकर के प्रतिबिंब बनाने के लिए लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। तो इस प्रकार से लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ, इस प्रकार से लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे एफ पर बना, जो अत्यंत छोटा होगा, बिंदु के आकार का होगा। और दूसरा हमारा है कि अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, P होता है। दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच में कहीं पे भी अगर वस्तु को रखते हैं तो इसका रिफ्लेक्शन जब भी होगा तो यह भी क्या करेगा, एफ से होकर के प्रतिबिंब का आकार बनाने का प्रयास करेगा। तो जब भी लाइट क्या होता है, एफ से गुजरता है
तो उसका वक्रता केंद्र से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर या अभिलंब ड्रॉ करेंगे। तो अभिलंब ड्रॉ करने के बाद में ये वाला और ये वाला क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। देखिए यहाँ पे भी इस प्रकार से है, ये वाला और ये वाला बराबर है, इसी प्रकार से यहाँ पे भी। तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन दर्पण के पीछे बनेगा, और यह एक आभासी प्रतिबिंब होगा। उत्तल दर्पण का उपयोग हम पढ़ लेते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पथ दृश्य देखने के लिए। तो जितने भी वाहन होते हैं, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिसमें ड्राइवर को ये पता चलता है कि हमारे पीछे से दाहिना या बायां किस साइड से कौन सा वाहन आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे हम पढ़ते हैं। यह दर्पण पार्श्व साइड में लगा हुआ होता है, इससे ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख पाते हैं, क्योंकि ये सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण हमारा क्या बनाता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा नहीं बनाता है। और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। उत्तल दर्पण क्या करता है कि बड़े बड़े आकार में दृष्टि क्षेत्र को छोटा रूप में हम लोगों को दिखाता है। इसलिए क्या होता है कि दर्पण में बड़े चीजों को छोटे रूप में देखना, एक सही डायरेक्शन में और सही स्थिति में देखना आसान होता है। अब हमारा जो अंतिम जो है अपवर्तन से रिलेटेड, प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड जो अंतिम टॉपिक है, वो है दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र अभी मैंने जितने भी चीजें पढ़ाया हूँ उसी से मिल करके दर्पण का सूत्र बनता है। तो किस प्रकार से बनता है, चलिए। दर्पण, गोलीय दर्पण में ध्रुव से बिंब की दूरी, ध्रुव से बिंब की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, यू कहते हैं, यू से डिनोट करते हैं इस प्रकार से। उसके बाद ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को भी से डिनोट करते हैं, तथा ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को एफ से डिनोट करते हैं। इन तीनों राशियों के बीच के संबंध को दर्पण सूत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका सूत्र होता है 1/f 1/v प्लस 1/u। ये हमारा दर्पण सूत्र है, और एफ हमारा फोकस दूरी है स्टूडेंट, भी हमारा प्रतिबिंब की दूरी है, और यू हमारा बिंब की दूरी है। और ये हमारा सूत्र पहले से ही ज्ञात है कि एफ बराबर r/2 होता है। इसको हम r इज इक्वल टू 2f भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारा होता है। अब हम पढ़ते हैं आवर्धन क्या होता है। देखिए आवर्धन, गोलीय दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, बड़ा है, इसे गोलीय दर्पण का आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को हम m से सूचित करते हैं, एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई हमारा है h डैश, तथा बिंब की ऊंचाई को हम h से डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं। तो m इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और बिंब की ऊंचाई h। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं m इज इक्वल टू h डैश बाई h। ठीक है, ये आवर्धन सूत्र होता है। और हम आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं कि जो प्रतिबिंब की दूरी होता है उसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। तो दर्पण सूत्र से हम लोगों को क्या ज्ञात है कि जो प्रतिबिंब की दूरी होता है उसको हम v से डिनोट करते हैं, और बिंब की दूरी होता है उसको हम u से डिनोट करते हैं। तो m इज इक्वल टू v/u भी हम लिख सकते हैं। जो h डैश हमारा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और h हमारा बिंब की दूरी है। तो m इज इक्वल टू v/u हो जाएगा। जिसके आगे मैं अगला वीडियो में आवर्धन से रिलेटेड जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल बनेंगे, सारे न्यूमेरिकल को भी कवर कर दूंगा। और प्रकाश का जो परावर्तन बच गया है उसको मैं अगले वीडियो में अच्छे से कवर कर दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।